तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एक और नए एपिसोड में। तो प्रीवियस एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो जिन्हू होता है वो फाइनली बीस्ट मोनार्च और फर्स्ट मोनार्च को डिफीट कर देता है एंड इसके बाद वो अपने फादर से भी मिलता है और उनसे काफी सारी बातचीत करता है एंड लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो बड़ा सा कोलेसल गेट होता है वो ब्रेक हो जाता है एंड उसके अंदर से निकलता है अपना बिलियन। तो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो सभी हंटर होते हैं वो उन सोल्जर पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी जो जिन्हू होता है वो चिल्लाते हुए उन सभी को कहता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा और वो सभी लोग वैसा ही करते हैं जैसा जिन्हू ने उन्हें करने के लिए बोला था। लेकिन वो सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग उन पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं और फिर मिस्टर वू जिन्हू के पास आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं बट मिस्टर संग, और जिन्हू बोलता है डोंट वरी मिस्टर वू। एंड इसके बाद वो समय आ जाता है जब एक बहुत ही बड़ा शैडो सोल्जर आई मीन की बिलियन और जिन्हू एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और अभी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि अभी फाइट स्टार्ट होने वाली है? तो तुम लोग गलत सोच रहे हो, क्योंकि जो शैडो सोल्जर होता है वो जिन्हू के सामने झुक जाता है और बोलता है ग्रेटिंग माय किंग, मैं हूँ ग्रैंड मास्टर बिलियन और मैं आपके सामने शैडो आर्मी को प्रेजेंट करता हूँ। और जो दूसरे लोग होते हैं ना वो इस नजारे को देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर उधर चल क्या रहा है। और फिर थॉमस लिनहार्ड को बोलता है भाई तू भी वही देख रहा है ना जो मैं देख रहा हूँ। और फिर लिनहार्ड बोलता है हाँ मेरे को भी शायद ऐसा ही लगता है। और जब वो लोग उस ड्रैगन को देखते हैं ना तो अपने मन में सोचते हैं कि एक ही बीस्ट काफी है पूरे ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस प्लेनेट के। और अभी यहाँ पर 3-3 ड्रैगन आ रखे हैं, आई मीन टोटल वहाँ पे 3 ड्रैगन आ रखे होते हैं उधर। और अभी जिन्हू भी अपने मन में सोचता है सो यह है रियल आर्मी शैडो मोनार्च की जो कि मेरे को पास डाउन कर दी गई है फार्मर शैडो मोनार्च S1 के द्वारा। इसके बाद हम लोग एक बैडेस्ट पैनल को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग जिन्हू के सभी शैडो सोल्जर को देखते हैं और जो भी शैडो सोल्जर वहाँ पर आ रखे होते हैं ना जिन्हू उन सभी शैडो सोल्जर को ऑब्जर्व कर लेता है और बड़ी चौड़ में और बैडेस्ट तरीके से अपने मन में सोचता है द रियल वॉर स्टार्ट नाउ। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं कोरियन हंटर एसोसिएशन का, जहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग चल रही होती है और इसके बारे में बात होती है कि जो फॉरेन प्रेस है वो उनसे डिमांड कर रही है रिसेंट इवेंट के स्टेटमेंट का। और वो यह भी चीज बताती है कि फेडरल ब्यूरो चाहती है कि जो संगजिनू है वो अभी कहाँ पर है एंड इसी चीज को लेकर ना उधर मीटिंग चल रही होती है कि जो संगजिनू है वो अभी कहाँ पर है। एंड देन इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्हू को जहाँ पर बंदे ने अपनी पूरी आर्मी को 2 हिस्से में स्प्लिट कर चुका होता है और वो दूर से अपनी बड़ी सी आर्मी को देख रहा होता है। और फिर बिलियन जिन्हू के पास आता है और उसे बताता है कि उसने कभी भी एक साथ अपनी आर्मी को 2 हिस्से में डिवाइड करके उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई। तो जिन्हू बोलता है अरे चिंता मत करो, वैसे भी ये लोग नहीं मरने वाले। और फिर बेरू भी जिन्हू के पास आता है और उसे बोलता है मेरे किंग मैं भी ग्रैंड मार्शल की पोजीशन के लिए टेस्ट देना चाहता हूँ। जो सिंह और जिन्हू होता है ना वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और अभी दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और बेरू बोलता है एज अ कमांडर आई वुड लाइक टू चैलेंज ग्रैंड मार्शल बिलियन टू अ डुअल। और फिर जिन्हू वहीं पर बोलता है एक बैटल जो कि 2 कमांडर्स के बीच है ये काफी मजेदार है। और हम लोग देखते हैं कि जब उनके बीच फाइट होने वाली होती है इसके बाद सबसे पहले बेरू चीखता है और दूसरी तरफ जो बिलियन होता है ना वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उसकी जो स्वॉर्ड होती है ना वो बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, जिसे देखकर जिन्हू को भी ऐसा लगता है कि जो इसकी स्वॉर्ड की स्पेशलिटी होगी वो उसकी पावर होगी स्पीड के बजाय। और जैसे ही बेरू बिलियन की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है तो जिन्हू को भी ऐसा लगता है कि बेरू के पास चांस है इस फाइट को जीतने का। और अब बिलियन अपनी स्वॉर्ड से बेरू पर हमला करता है, लेकिन जो उसकी स्वॉर्ड का लचीलापन होता है ना वो काफी ज्यादा होता है और इस हमले को बेरू बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। बट फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब बिलियन उसे अपनी स्वॉर्ड के थ्रू पकड़ लेता है और यहाँ पर बेरू होता है ना वो कुछ भी कर नहीं पाता, जो देखकर जिन्हू को ऐसा लगता है कि जो फाइट है वो खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर वो बिलियन के रिफ्लेक्सेस, उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत की तारीफें करता है, आई मीन की उसे अप्रिशिएट करता है। वह यह भी सोचता है कि इसमें चौंकने वाली कोई भी बात नहीं है बिकॉज ही इज द ग्रैंड मार्शल, लेकिन उसने अपनी गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। और जब बेरू को ऐसा लगता है कि उसके पास एक मौका है तभी वो उसकी छाती पे अपने नाखूनों से हमला कर देता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं चाइना के एयरपोर्ट का सीन जहाँ पर लू जियांग की एंट्री होती है और सभी लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं बिकॉज वो साउथ कोरिया की हेल्प करने गया था और अभी लू जियांग अकेले में कहीं जा रहा होता है। तभी एक रिपोर्टर उसके पास आता है और उसे बोलता है कि जो लार्ज हैंडफुल पीपुल है वो स्टिल क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम लोग दूसरे कंट्री की हेल्प करना चाहिए, तो आपका इस पर क्या कहना है? तो लू जियांग एक जवाब देता है कि वो किस तरह के बेवकूफ है जो इतना स्टूपिड बात कर रहे हैं। और फिर वो रिपोर्टर बोलता है मैं समझा नहीं। और फिर लू जियांग एक जवाब देता है मेरे को लगता है कि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में मैप देखा नहीं होगा और बंदा इसलिए ऐसा बोल रहा होता है क्योंकि साउथ कोरिया के ऊपर ही चाइना है और
अगर साउथ कोरिया के साथ कुछ भी होता है तो जो अगला नंबर होगा वो चाइना का ही होगा। और इसलिए जो लू जिगैंग होता है वो अपने फायदे के लिए साउथ कोरिया गया था उनका सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अचानक से लू जिगैंग अभी कुछ ऐसा देखता है जिसको देख कर ना वो उसके साथ ही चौंक जाते हैं। और लू जिगैंग बोलता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आसमान में एक एस रैंक गेट अपीयर हो चुका है। एंड फिर हम लोग देखते हैं शैडो मोनार्च को जो कि युगमन को बोलता है सो जो शैडो मोनार्च है वो हमारे अगेंस्ट हो चुका है, अब मेरे को उससे खुर्री डील करनी होगी और तुम लोग वो जहाँ पर हो वहीं रहो क्योंकि हम लोग लाशें नहीं झेल सकते। प्रिपेयर फॉर वॉर माय सोल्जर्स। और गाइज अगर तुम लोग जान गए हो कि यह कौन है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और फिर हम लोग देखते हैं बेरू को जो कि जमीन पर पड़ा हुआ होता है और यह काम होता है बिलियन का, जिसने अभी ऊपर ना अपनी शॉट को पॉइंट कर रहा होता है जिससे वो ज्यादा बदमाशी ना कर पाए उसके साथ। लेकिन हारने के बाद भी ना बेरू रेंगते हुए जिनू के पास जाता है और बोलता है मेरे किंग मैं फिर से इसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। और ऐसी जिद देख कर ना जिनू उसे बोलता है अबे तू मेरे को यह बताए तू ग्रैंड मार्शल की पोजीशन क्यों चाहता है। तो बेरू जवाब देता है बिकॉज मैं आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। और फिर जिनू बोलता है चल ठीक है अगर बिलियन मेरे राइट पे खड़ा होगा तो तू मेरे लेफ्ट में खड़ा हो जाना ओके। जो सुनकर जो बेरू होता है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और यह सब देख करना जो इग्रिस होती है उसको भी जलन होती है और वो भी जिनू के पास जाता है और बोलता है मेरे किंग मैं भी एक चांस चाहता हूँ। और जिनू बोलता है चल ठीक है तू मेरे पीछे खड़ा हो जाइयो और अभी तुम लोग खुश होना। और इसके बाद जिनू की नजर उसके शैडो सोल्जर पर पड़ती है जो एक जगह गैदर हो रखे थे और अभी जिनू को समझ नहीं आता कि यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं। और फिर एक ड्रैगन अपनी फायर पावर को टस्क को दिखाता है और जो फायर पावर होता है ना वो देखने में इतनी खतरनाक नहीं लग रही होती है, लेकिन टस्क फिर उसे एक डेविल स्माइल देता है। इसके बाद जो टस्क के पास रखा हुआ होता है ना जिनू का ऑर्ब वो उसे यूज करता है और अपनी फायर पावर को रिलीज करता है जिसका जो इम्पैक्ट होता है ना उस ऑर्ब की वजह से वो काफी ज्यादा होता है जिसे तुम लोग खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। जो देखकर जिनू अपने मन में सोचता है साला ये तो चीटिंग कर रहा है। एंड अभी जो बेरू के सोल्जर होते हैं ना वो काम पे लग गए होते हैं, वो लोग बना रहे होते हैं जिनू के लिए घर जहाँ पर वो कंफर्टेबल रह सके। और फिर बेलियन जिनू के पास आता है और उसे बोलता है कि आप शैडो सोल्जर को क्यों नहीं अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो जिनू जवाब देता है मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सांस लें क्योंकि कुछ समय से वो लोग डायमेंशन रिफ्ट में फंसे हुए थे। और फिर जिनू बेलियन से पूछता है बेलियन अब तुम एसबर्न की फार्मर शैडो मोनार्च के तुम उन्हें नहीं देख पाओगे, क्या तुम्हें इससे दुख नहीं हो रहा है। और फिर बेलियन उसे बताता है आईमीन उसे बोलता है कि वो एसबर्न के साथ तब से है जब से उन्होंने रूलर्स के साथ फाइट करी जिन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग के साथ विद्रोह किया था। और जब उन्हें पावर ऑफ डेथ मिली थी ना तो उनका सबसे फर्स्ट शैडो सोल्जर था, वो हमेशा उनका सपोर्ट देना चाहता था और इसलिए उसे उसके जजमेंट पे कोई भी डाउट नहीं है। और फिर जिनू बेलियन से पूछता है क्या तुम मेरे को एसबर्न के बारे में और भी बता सकते हो। तो जो बेलियन होता है वो बोलता है हाँ क्यों नहीं। और ये काफी लंबी कहानी है। और फिर वो उसे एक कहानी बताता है जब वो पहले एक फ्रूट था और वो वर्ल्ड ट्री पे लगा हुआ था और तुम लोग बस इतना समझ सकते हो कि जो हेवनली सोल्जर होते हैं ना उनका बर्न की उनकी जन्म एज अ फ्रूट होती है वर्ल्ड ट्री में। और हम लोग फिर देखते हैं जिनू को जो कि अपने मन में सोचता है द 8 आर्मीज गुड अराइव एट एनी मोमेंट आई हैव टू वार्न एवरीवन। बट इससे पहले जो जिनू होता है ना वो अपने घर में सभी को खाना सर्व कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि जो रियल वॉर है वो जल्द ही आने वाली है बट आई कांट प्रॉमिस दैट एवरीवन विल बी सेफ। और मैं यह सभी को प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि जो ये दुनिया है वो फिर नहीं बदलेगी क्योंकि जो मैंने ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ देखी है एसबर्न की मेमोरी में तो मैं इससे श्योर हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो जिनू की माम होती हैं और उसकी बहन उसके हाथों का बना खाना खाती हैं और वो उसकी तारीफें कर रही होती हैं बिकॉज उसने खाना काफी अच्छा बनाया होता है। और फिर जो उसकी माम होती हैं वो उसे बोलती हैं कि जिनू क्या कुछ होने वाला है। तो जिनू उन्हें बोलता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। तो उसकी माम बोलती है कि तुम्हारे फादर की आदत थी डेंजरस मिशन जाने से पहले हमारे लिए खाना बनाने का। लेकिन तभी जिनू के घर में कोई आ जाता है और जिनू फिर गेट को खोलता है और उसके सामने जो इंसान होता है ना वो उसे कहता है सर मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकता हूँ। और जो इंसान जिनू से मिल रहे होते हैं ना वो जिनू के फादर होते हैं जो कि उसे कहते हैं मेरे को माफ करना अचानक से आने के लिए, लेकिन क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ समय है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनू के फादर और जिनू कहीं जा रखे थे और जिनू के फादर जो होते हैं वो उसे बताते हैं कि फर्स्ट टाइम जब मैं इटर्नल स्लम्बर से उठा था तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कोई स्पेशल इंसान हूँ, लेकिन बाद में इस बारे में सोचने के बाद मैंने रियलाइज किया कि ये
एक मिरेकल इतना आसानी से नहीं होता। और अभी जिन्हों के फादर जो होते हैं वो जानते हैं कि किस इंसान ने उनकी हेल्प करी है, और वो कोई और नहीं अपना संग जिन्नू होता है, जिसके लिए वो उसे शुक्रिया भी बोलते हैं और उसे कहते हैं कि उसने उनकी हेल्प क्यों करी। तो जिन्नू होता है वो बोलता है बिकॉज आप देखने में ट्रस्टवर्दी लग रहे थे, और अगर आप वो इंसान होते हैं जो कि वो सब करते जो कि आप पाना चाहते हैं, तो शायद मैं आपको बचाने का रिस्क नहीं उठाता। और फिर जिन्हों के फादर उसे बोलते हैं सो तुम यह कह रहे हो कि मैं जिन्हा का फायदा नहीं उठाया। तो जिन्हों जवाब देता है यस। और अभी जिन्हों के फादर उसे बोलते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं, लेकिन जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए मेरे को आपके लिए कुछ थोड़ा सा करने दीजिए। और जिन्हों फिर वो मांगता है वो चीज होती है कि अगर इन फ्यूचर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी बहन और उसकी माँ की ख्याल रखे। और फिर जिन्हों के फादर उसे बोलते हैं क्या तुम बस इतना ही चाहते हो। तो जो जिन्हों होता है वो जवाब देता है यस मेरे लिए इतना ही काफी है। और फिर जिन्हों के फादर बोलते हैं चलो ठीक है ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि जो गेट चाइना में अपीयर हुआ ना वो उसके बारे में मिस्टर वू जिन्हों को बता रहे होते हैं, और वो जिन्हों से यह भी पूछते हैं कि क्या ये, और तभी जिन्हों पहले उसे ना बोल देता है। और फिर मिस्टर वू बोलते हैं कि क्या आपकी आर्मी का पार्ट नहीं है। तो जिन्हों जवाब देता है नहीं ये हमारे एनिमीज हैं। और अब जिन्हों भयानक नजरों से मिस्टर वू की तरफ देखता है और बोलता है मिस्टर वू क्या आप मेरे पे भरोसा करते हैं। तो मिस्टर वू जवाब देते हैं हाँ मेरे को भरोसा है। और फिर बंदा मिस्टर वू के पास जाता है और बोलता है तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप उस पर बिलीव करोगे। और फिर जिन्हों मिस्टर वू के सर पर अपनी उंगली रखता है, जिससे ऐसा होता है कि जो जिन्हों की सारी मेमोरीज होती हैं इवन गार्ड वगैरह वाली एस बर्न वाली वो सब मिस्टर वू देख पाते हैं। और इतना सब देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, और मेमोरी देखने के बाद वो जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं और बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। बिकॉज पहले उन्हें लगता था कि जो हंटर है वो अवेकन बीइंग है, भगवान ने उन सभी को स्पेशल पावर दे रखी है जिससे वो ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन वो गलत थे, क्योंकि जो उनके पास पावर है वो इसलिए है क्योंकि वार होने वाली है बहुत बड़े ही लेवल पे। उस वार के अंदर जो सरवाइव कर पाए, और जो ये वार है वो ह्यूमन रेस और मोनार्च के बीच नहीं है, ये शो डाउन है रूलर्स के बीच। और फिर मिस्टर वू जिन्हों से पूछते हैं क्या आप उन सभी से अकेले फाइट करने का प्लान बना रहे हैं। तो जिन्हों जवाब देता है यस। और फिर मिस्टर वू जिन्हों से पूछते हैं कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। और तभी ना सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं एक पार्टी का सीन जहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए होते हैं, और मिस्टर वू अपने साथी के थ्रू पता लगाते हैं कि 152 कंट्रीज के लोग इधर आए हुए होते हैं, और इधर क्या काम है वो लोग जल्दी पता लगा लेंगे। इवन उनका साथी उनसे यह भी पूछ लेता है कि कल मिस्टर संग आपके ऑफिस आए थे और फर्स्ट टाइम कल आपने देखने में नर्वस दिख रहे थे। लेकिन मिस्टर वू ने जवाब देता है अरे कोई भी दिक्कत नहीं है, बट वो अपने मन में ड्रैगन किंग की आर्मी के बारे में सोच रहे होते हैं जो कि डार्कनेस से निकलने वाली है और अभी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाली है। एंड फिर उधर अपनी जिन्हों की भी एंट्री होती है, और फिर जो मिस्टर वू होते हैं वो जिन्हों को बोलते हैं कि जो ये लोग हैं वो टूट जाएंगे जब उन्हें सच का पता लगेगा। इनफैक्ट जो कुछ कंट्रीज हैं वो इस केस को हैंडल तक नहीं कर पाएंगी। तो जिन्हों बोलता है हाँ यह बात मैं जानता हूँ। और आखिर में जिन्हों अपने मन में सोचता है कि जो यह पूरी दुनिया है वो सच्चाई जानने वाली है। एंड इसी के साथ जो अपना एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको यह एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।